नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे भारतेंदु हरीश चंद्र जी के नाटक भारत दुर्दशा के 5वें अंक की व्याख्या। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस नाटक के 5वें अंक में अगर हम देखें तो यहाँ पर भारत दुर्दैव के हमले से बचने के लिए पढ़े लिखे भारतीयों की एक बैठक का उल्लेख है। इसमें बंगाली, महाराष्ट्री, देसी कवि, एडिटर आदि सजीव पात्र है। बंगाली, महाराष्ट्री एवं एडिटर की साहसिकता तथा हिंदी भाषी देसी सज्जन एवं कवि की कायरता का दृश्य खड़ा कर नाटककार ने बंगाली नवजागरण एवं मराठी नवजागरण की तुलना में हिंदी नवजागरण के पिछड़ेपन को उभारा है। यानी कहने का भाव क्या है कि बंगाल के भीतर भी जागरूकता आ गई थी, क्योंकि वहां शिक्षा का प्रसार अधिक था। मराठी क्षेत्र में भी नवजागरण की लहर दौड़ने लगी थी, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र में अभी भी नवजागरण का कोई आगमन नहीं हुआ था। भारतीय सचेत नहीं थे। इन्हीं सब का उल्लेख इस अंक में किया गया है। यहाँ इस अंक में अगर स्थान देखें तो किस स्थान का चित्रण है? किताब खाना है। किताब खाना अपने आप में ज्ञान शिक्षा का प्रतीक है। यहाँ पर तो 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी, यानी 7 लोग हैं सभ्यों की, यानी पढ़े लिखे लोगों की। सभापति चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए। 6 सभ्यों में एक बंगाली है, एक महाराष्ट्र का है, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और 2 देसी महाशय हैं। ये 7 लोग इसमें हैं। यहाँ पर सबसे पहले सभापति खड़े होकर, सभ्यगण, आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत दुर्दैव की सुना है कि हम लोगों पर चढ़ाई है। इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति से बचें, यानी आने वाली इस समस्या से हम बचें। जहां तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। आशा है कि आप सब लोग अपनी अपनी अनुमति प्रकट करेंगे। बैठ गए करतल ध्वनि। और इतनी बात कहने के बाद सभापति बैठ जाते हैं और उसके बाद क्या है? करतल ध्वनि होती है। यहाँ पर पात्रों की अगर बात करें तो एक मुख्य अगर इसमें देखें तो बंगाली पात्र है। बंगाली पात्र जो है वो नव जागरण का प्रतीक है, क्योंकि बंगाल में इस समय में अगर देखें तो शिक्षा, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना का विकास हो चुका था। इसीलिए इस पूरे अंक में हम देखेंगे कि बंगाली पात्र निर्भीक होकर अपनी बात रखता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान का हथियार है, ज्ञान की शिक्षा उसके पास है और उसी के बल पर वो अपनी बात निर्भीकता से कह सकता है। उसके साथ साथ महाराष्ट्री पात्र की अगर हम यहाँ पर बात करें तो महाराष्ट्र में चल रहे जो सामाजिक और राजनीतिक जागरण का प्रतिनिधित्व करता है ये पात्र। महाराष्ट्र में शिक्षा और सुधार आंदोलनों के कारण जो लोग थे उनमें संघर्ष की भावना विकसित हो रही थी। तो यहाँ महाराष्ट्री पात्र भी नवजागरण से जुड़ा हुआ पात्र है। एडिटर की अगर बात करें, एडिटर यानी जो संपादक है अखबार का, ये आधुनिक पत्रकारिता और जन जागरण का प्रतीक इसको माना जा सकता है। यह समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को जागरूक करने और अंग्रेजी शासन की नीतियों का विरोध करने की बात करता है। इससे ये पता चलता है कि उस समय जो प्रेस है उसने राष्ट्रीय चेतना फैलाने का महत्वपूर्ण काम किया था, यानी एक माध्यम था समाचार पत्र जिससे कि राष्ट्रीय चेतना का विकास किया जा रहा था। ये 3 जो इसमें पात्र हैं ये मुख्यतः आत्मविश्वास, तर्क शक्ति और देशभक्ति से ओतप्रोत पात्र इसमें लिए गए हैं। तो आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर बंगाली खड़े होकर कहता है, सभापति साहब जो बात बोला सो बहुत ठीक है। इसका पेशतर की भारत दुर्दैव हम लोगों का सिर पर आ पड़े, कोई उसके परिहार का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है। इसका पेशतर यानी इससे पहले कि भारत दुर्दैव हम पर आकर आक्रमण कर दे, तो इसके लिए ये उपाय सोचना कहीं ज्यादा बेहतर है कि हम पहले इसका निदान कर ले। आगे वो क्या कहता है? किंतु प्रश्न यही है जे हम लोग उसका दमन करने सकता, यानी दमन कर सकते कि हमारा बोजर्रो बल के बाहर का बात है। क्यों नहीं सकता? अलबत सकेगा। क्यों ऐसा नहीं कर सकते? अलबत ऐसा कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो बंगाली व्यक्ति है वो अपनी बात यहाँ पर रखता है उन सभी सदस्यों के आगे। परंतु जो सब लोग एक मत होगा
फिर तालियों की आवाज गूंजती है। देखो, हमारा बंगाल में इसका अनेक उपाय साधन होते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लीग इत्यादि अनेक सभा भी होते हैं। कोई थोड़ी सी बात होता, हम लोग मिल के बड़ा गोल करते। गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से भय खाता और कोई तरह नहीं सोनता। और हुआ अखबार वाला सब एक बार ऐसा शोर करता कि गवर्नमेंट को अलबत्त सुनने होता। किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कोई कुछ नहीं बोलता। आप सब लोग एकत्र हैं, कुछ उपाय इसका अवश्य सोचना चाहिए। तो यहाँ कहने का भाव क्या है? जो बंगाली है, देखिए यहाँ बंगला भाषा का प्रभाव यहाँ इस हिंदी पर दिखाई दे रहा है। तो बंगाली अपनी बात का यहाँ पर प्रयोग कर रहा है, या अपनी बात वो कह रहा है, जिसमें बंगाली किसका समर्थन कर रहा है? सभापति की बात का। यानी सभापति ने सबसे पहले जो बात कही उसका समर्थन बंगाली कर रहा है कि भारत दुर्दैव आ रहा है, उसके लिए कोई उपाय करना जरूरी है। इसके साथ साथ यहाँ पर वो प्रश्न भी उठाता है कि भारतीय लोग क्या इस संकट का सामना करने के लिए, उसका दमन करने के लिए तैयार हैं? यहाँ पर वो प्रश्न भी उठाता है। फिर स्वयं इसका उत्तर भी देता है कि यदि सभी लोग एकमत होकर, सब अगर इकट्ठे होकर इस संकट का मुकाबला करेंगे तो मुकाबला हो सकता है, या मुकाबला किया जा सकता है। इसके बाद वो बंगाल का उदाहरण देता है कि बंगाल में तो जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, उसके लीग की अनेक सभाएं और संगठन भी है। वहां यदि कोई छोटी सी बात होती है तो सभी लोग मिलकर उसका जोरदार प्रदर्शन करते हैं, बड़ा गोल करते हैं, यानी प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं। समाचार पत्र भी शोर मचाते हैं कि जिससे कि सरकार को उनकी बात सुननी ही पड़ती है। यहाँ बंगाली पात्र को इस बात का आश्चर्य है कि यहाँ जो हिंदी प्रदेश है, वो कहते हैं कि हम देखते हैं कोई कुछ नहीं बोलता, यानी हिंदी प्रदेश के लोग चुपचाप बैठे हैं, कोई इसका विरोध नहीं करता। तो यह बंगाली पात्र का प्रतीकात्मक महत्व है। यहाँ पर जो बंगाल है वो भारत का सबसे जागरूक प्रदेश माना जा सकता है, जहाँ पर नव जागरण का आगमन सबसे पहले हुआ, क्योंकि वहाँ की पर आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ। इसके साथ साथ समाज सुधार आंदोलनों का प्रभाव पड़ा। प्रेस और पत्रकारिता भी बंगाल के क्षेत्र में बाकी क्षेत्रों से ज्यादा सक्रिय थी, इसलिए वहां पर राजनीतिक चेतना भी तेजी से बढ़ रही थी। तो यहाँ बंगाली पात्र ये ध्यान में रखें कि साहसी है, संगठित और सक्रिय दिखाई देता है। आगे अगर हम देखें तो अगर इस पात्र की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर जो लिया गया है, ये कौन है? ये पहला देसी है। इसमें दो देसी पात्र है, ये पहला और ये दूसरा। पहला देसी क्या कहता है? धीरे से यही, मगर जब तक कमेटी में है तभी तक, बाहर निकले फिर कुछ नहीं। कि ये जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, ये तब तक ही की जा रही है जब तक कि कमेटी में है। कमेटी के भीतर तो देशभक्ति और साहस की बातें करते हैं, लेकिन अगर कमेटी से बाहर निकलते ही क्या हो जाता है? साहस समाप्त हो जाता है। दूसरा देशी कहता है धीरे से, क्यों भाई साहब, इस कमेटी में आने से कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार से खारिज न कर देंगे। और दूसरा जो देसी पात्र है वो और भी ज्यादा भयभीत नजर आता है। वो यहाँ पर ये कहता है कि क्यों, अगर पूछता है कि इस कमेटी में आने से कि हम भारत के बारे में यहाँ चिंता कर रहे हैं, उसके जो मुख्य समस्याएं हैं उनके निदान की बात कर रहे हैं। यहाँ चर्चित कुछ ऐसी बातों पर चर्चा की जा रही है कि भारत की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। तो कहीं इसका हिस्सा बनने से जो कमिश्नर है वो हमें बाहर तो नहीं निकाल देंगे। एडिटर खड़े होकर, हम अपने प्राणपण से भारत दुर्दैव को हटाने को तैयार हैं। यानी हम अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर, यानी पूरे संघर्ष के साथ भारत दुर्दैव को यहाँ से भगाने के लिए तैयार हैं। हमने पहले भी इस विषय में एक बार अपने पत्रा में लिखा था, पत्रा यानी समाचार पत्र में इस विषय पे लिखा था, परंतु यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। अब जब सिर पर आफत आई सो आप लोग उपाय सोचने लगे। भला अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो कुछ सोचना है जल्द सोचिए। यानी वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो कुछ विचार करना है वो जल्द विचार करें। तो यहाँ पर देखें तो व्यंग्यात्मक तरीके से क्या कहना चाहते हैं जो लेखक हैं। देख तो देसी सज्जनों की कायरता यहाँ पर प्रकट की है। वो अपने मान सम्मान और पद की चिंता में लगे हुए हैं, अपने देश के प्रति उनके मन में किसी प्रकार की चिंता का कोई भाव नहीं है। दूसरा, एडिटर के विचारों से हमें ये
पता चलता है कि समाज कितना निष्क्रिय हो गया है। समाज में किसी प्रकार की कोई जागरूकता नहीं, यानी चर्चा कब शुरू की जाती है? जब बिल्कुल देखिए पहले भी इस विषय पर उन्होंने बात की, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब आफत कहाँ आ गई है? सिर पर आ गई है, बिल्कुल अपने सिर पर आफत आ गई है, यानी मुसीबत की घड़ी पास आने पर ही विचार विमर्श किया जाता है, चर्चा की जाती है। उससे पहले इन समस्याओं पर किसी किसी की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर ये हिंदी नवजागरण की कमजोरी है, इस दृश्य के माध्यम से ये स्पष्ट होता है, क्योंकि बंगाली एडिटर जैसे जो पात्र है वो सक्रिय और संघर्षशील है, जबकि देसी महाशय केवल औपचारिक देशभक्ति दिखाने पर ही भरोसा कर रहे हैं। तो इन संवादों के माध्यम से अगर देखें तो उस समय की भारतीय जो हिंदी क्षेत्र था विशेषकर, वो किस प्रकार निष्क्रिय हो गया था। उनके भीतर अपने देश के प्रति किसी प्रकार की जो प्रेम भक्ति या देश के प्रति राष्ट्र भक्ति है वो दिखाई नहीं देती। आगे यहाँ पर कवि खड़े होकर मोहम्मद शाह ने भांडों ने दुश्मन को फौज से बचने का एक बहुत उत्तम उपाय कहा था। उन्होंने बतलाया कि नादिर शाह के मुकाबले में फौज न भेजी जाए, जमुना किनारे कनात खड़ी कर दी जाए, कुछ लोग चूड़ी पहने कनात के पीछे खड़े रहें, जब फौज इस पार उतरने लगे कनात के बाहर हाथ निकालकर उंगली चमकाकर कहें, मुए इधर न आइयो, इधर जनाने हैं, जनाने यानी स्त्रियां हैं, बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्दैव से बचने को क्यों न किया जाए। यहाँ पर जो कवि है उसका बड़ा ही हास्यास्पद रूप से उसको चित्रित किया गया है और उसका उपाय भी बड़ा ही हास्यास्पद है। यहाँ पर वो उदाहरण किसका दे रहा है? मोहम्मद शाह का उदाहरण दे रहा है कि उसके भांडों ने, भांड कौन होते हैं? जो मनोरंजन करने वाले होते हैं, उन्होंने सलाह दी कि दुश्मन सेना से लड़ने के बजाय यमुना के किनारे कनात लगा दिए जाएं, यानी पर्दे लगा दिए जाएं और उन पर्दों के पीछे स्त्रियों की तरह तरह चूड़ियां पहनाकर उनकी सेना को खड़े हो जाना चाहिए और वो उस पर्दे के पीछे से हाथ निकाल कर कहे कि यहाँ नहीं आना, यहाँ कौन है? स्त्रियां हैं। तो कवि का मानना है कि दुश्मन जो है वो स्त्रियों का सम्मान करके लौट जाएगा और युद्ध टल जाएगा। ये बहुत ही अव्यवहारिक सी बात नजर आती है, बहुत ही अव्यवहारिक सा उपाय, यानी मूर्खतापूर्ण ये उपाय है जो किसके द्वारा दिया गया है? कवि के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो भारत दुर्दैव के लिए भी ऐसा ही उपाय करने की बात सभा में कहता है। तो यहाँ जो कवि पात्र है वो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो वास्तविक समस्याओं से दूर रहते हैं, अपने कल्पना लोक में जो खोए रहते हैं, ऐसी गंभीर संकट आने पर भी उसका व्यवहारिक समाधान सोचने में वो असमर्थ है। यहाँ पर बंगाली खड़े होकर उत्तर देता है और क्या कहता है? अलबत्त यह भी एक उपाय है, किंतु असभ्यगण आकर जो स्त्री लोगों का विचार न करके सहसा कनात को आक्रमण करेगा तो? कहने का भाव क्या है? मान लिया कि आपका उपाय ठीक है, लेकिन जो शत्रु सेना है यानी भारत दुर्दैव जो है वो असभ्य है। अगर उन असभ्य लोगों ने आकर स्त्री लोगों का विचार ना किया, यानी स्त्री के मान सम्मान का ध्यान ना रखा और अचानक से अगर उन्होंने उस पर्दे के पीछे आक्रमण कर दिया, कनात को आक्रमण कर दिया, तब क्या होगा? तो यह बंगाली कवि के सुझाव की मूर्खता को स्पष्ट करते हुए या व्यंग्यपूर्ण तरीके से अपना विचार रखते हैं। इस व्यंग्य का उद्देश्य क्या है? भारतेंदु जी ने भारतीय समाज की उन कमजोरियों पर व्यंग्य किया है, जैसे कि कायरता है, अव्यवहारिक सोच है या संघर्ष से बचने के लिए जो उपाय ढूंढने की बात की गई। और उपाय यहाँ पर क्या है? यानी समाधान नहीं ढूंढना बल्कि बहाने ढूंढना, अपने आप को बचाने के बहाने ढूंढने का प्रयास यहाँ पर ये कर रहे हैं। आगे एडिटर खड़े होकर क्या कहते हैं? एडिटर कि हमने एक दूसरा उपाय सोचा है, एडुकेशन की एक सेना बनाई जाए, कमेटी की फौज, अखबारों के शास्त्रा और स्पीचों के गोले मारे जाएं। आप लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो एडिटर है वो कहता है कि एडुकेशन की एक सेना बनाई जाए, यानी अखबारों के अस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाएं। तो यहाँ पर जो ये कथन है ये भी प्रतीकात्मक है। इसमें एडिटर के कहने का भाव क्या है कि देश की रक्षा तलवार या युद्ध से नहीं बल्कि किसके माध्यम से की जाए? एजुकेशन, शिक्षा, समाचार पत्रों, भाषणों के माध्यम से, स्पीचों यानी भाषण दिए जाएं और लोगों को जागरूक किया जाए, उनको सचेत किया जाए। तो यहाँ पर एजुकेशन की जो सेना है ये प्रतीकात्मक है किसका? शिक्षित और जागरूक वर्ग का। यानी लोगों को इतना जागरूक कर दो, अखबारों को अपने शस्त्र बना लो, स्पीच को गोले बना लो और इनके माध्यम से जनता को जगाने का काम करो।
तो यहाँ पर दूसरा देसी जो है अपनी डरपोक मानसिकता को स्पष्ट करता है। मगर जो हाकिम लोग इससे नाराज हों तो, यानी अगर अंग्रेज सरकार के जो पदाधिकारी है वो इससे खफा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। बंगाली कहता है हाकिम लोग काहे को नाराज होगा, हम लोग सदा चाहता कि अंग्रेजों का राज्य उत्पन्न न हो, हम लोग केवल अपना बचाव करता। तो यहाँ पर जो बंगाली है वो उत्तर देता है, इस कथन के विपरीत उत्तर देते हुए कहता है कि जो अंग्रेजी शासन है वो नाराज क्यों होगा। यहाँ पर वो कहता है कि उस समय अंग्रेजी शासन का खुलकर विरोध करना तो खतरनाक था, इसीलिए लोग अपने आंदोलन या जो बचाव था उसको सुधार का नाम देकर इस तरह की कार्रवाई कर रहे थे। तो बंगाली यहाँ जागरूक और व्यवहारिक दिखाई देता है और वो कहता है कि ऐसा थोड़ी होगा कि वो कहता है कि हम लोग तो अपना बचाव करता है, कि हम तो अपना बचाव कर रहे हैं, हम अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ी जा रहे हैं। यहाँ पर महाराष्ट्रीय जो व्यक्ति है वो क्या कहता है, परंतु इसके पूर्व यह होना आवश्यक है कि गुप्त रीति से ये बात जाननी कि हाकिम लोग भारत दुर्दैव की सैन्य से मिल तो नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए गुप्त तरीके से, यानी सामने आकर नहीं बल्कि गुप्त तरीके से ये जान लेना चाहिए कि कहीं अंग्रेज अधिकारी भारत दुर्दैव के समर्थक तो नहीं है। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि अंग्रेजी शासन की जो अप्रत्यक्ष नीतियां हैं उन पर करारा व्यंग्य किया गया है कि जो महाराष्ट्रियन है वो ये सिद्ध कर रहा है, ये बात स्पष्ट कर रहा है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ तो नहीं कर रहे, माना कि हम उनको ये विश्वास दिला देंगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भारत दुर्दैव की सेना के साथ हो, उनका अपना समर्थन दे रहे हों। तो यहाँ पर जो महाराष्ट्रियन है वो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखते हैं। आगे अगर देखें तो देसी यहाँ पर अपनी बात किस प्रकार से स्पष्ट करता है। देसी पात्र, इस बात पर बहस करना ठीक नहीं, नाहक यानी बेवजह कहीं लेने के देने न पड़े, अपना काम देखिए, उपनिवेशन और आप ही आप, हाँ नहीं तो अभी कल कल ही झाड़बाजी हुई। वो कहता है कि इस बात पर बहस करना ठीक नहीं है। ये जो कथन है ये उस वर्ग की मानसिकता को दर्शाता है जो राष्ट्र की समस्याओं से खुद को दूर रखना चाहते हैं, वो अपने ओहदे को बचाए रखना चाहते हैं। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चर्चा करने पर भी उन्हें लगता है कि हमें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, हमारी झाड़बाजी हो जाएगी, हमें डांट फटकार मिलेगी या सरकारी कार्रवाई होगी, इसलिए वो यहाँ पर इन चीजों से बचने का सुझाव देता है। महाराष्ट्रियन कहता है तो सार्वजनिक सभा का स्थापना करना, कपड़ा बीनने की कल मंगानी, हिंदुस्तानी कपड़ा पहनना, यह भी सब उपाय है। यहाँ पर वो क्या कहता है कि सार्वजनिक स्थलों पर सभाएं की जानी चाहिए, कपड़ा बुनने की मीलें लगानी, कल यानी कारखाने लगाने चाहिए, मंगा लेने चाहिए, और हमें हिंदुस्तानी कपड़ा पहनना चाहिए। ये भी तो एक विचार है, ये भी तो एक काम है जिससे हम अपने देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकते हैं। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाकर हम अपने देश की उन्नति कर सकते हैं, जिससे कि भारत की दुर्दशा होने से उसको बचाया जा सकता है। दूसरा देसी कहता है, बनात छोड़कर गंजी पहिरेंगे हैं। यहाँ पर ये कहने का भाव क्या है कि स्वदेशी कपड़ों का वो मजाक उड़ाता है। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय कई भारतीय विदेशी वस्तुओं को ज्यादा महत्व देते हैं और स्वदेशी वस्तुओं को हीन समझते हैं। एडिटर, परंतु अब सब थोड़ा है, अब समय थोड़ा है, जल्दी उपाय सोचना चाहिए कि अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, हंसी मजाक का ये समय नहीं है, बल्कि हमें समय रहते समस्या का समाधान कर लेना चाहिए। कवि, अच्छा तो एक उपाय यह सोचो कि सब हिंदू मात्रा अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहने, जिससे सब दुर्दैव की फौज आवे तो हम लोगों को यूरोपियन जानकर छोड़ दे। तो यहाँ पर फिर वो बहाने ढूंढने वाली बात चल रही है। कवि कहता है कि ऐसा करते हैं, हम भारतीय परिधान को छोड़कर, व्यंग्यपूर्ण तरीके से ये बात स्पष्ट की गई है, विदेशियों की तरह, अंग्रेजों की तरह कोट पतलून पहन लेते हैं, जिससे अगर भारत दुर्दैव की सेना आएगी तो वो सोचेगी हम तो यूरोपियन है, और ये विचार करके वो हमें छोड़ देगी, मुक्त कर देगी। तो यहाँ पर जो कवि का सुझाव है वो व्यंग्यात्मक प्रवृत्ति स्पष्ट होती है। पहला देसी, पर रंग गोरा कहाँ से लावेंगे,
तो पहला देसी यहाँ पर व्यंग्य करता है, और ये पहला देसी व्यंग्य नहीं करता बल्कि कवि के लेखक के माध्यम से, नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के माध्यम से ये करारा व्यंग्य किया गया है उस समय की व्यवस्था पर। वो कहता है कि केवल कपड़े बदल लेने से यूरोपीय नहीं बन सकते। यहाँ दिखाना चाहते हैं कि भारतीय लोग बाहरी दिखावे की नकल तो कर रहे हैं, परंतु आत्मसम्मान और वास्तविक प्रगति से वो दूर जा रहे हैं। बंगाली यहाँ पर कहता है, हमारा देश में भारत उद्धार नाम का एक नाटक बना है। हमारा देश में यानी बंगाल में वो कहता है कि भारत उद्धार नाम का एक नाटक, उसमें अंग्रेजों को निकाल देने का जो उपाय लिखा है, सो ही हम लोग दुर्देव के वास्ते काहे न अवलंब करें, यानी उसका सहारा ही क्यों ना ले। वो लिखता 5 जन बंगाली मिलके अंग्रेजों को निकाल देगा। उसमें एक तो पिशान लेकर स्वेज का नहर पाट देगा, पिशान यानी पत्थर लेकर नहर रोक देगा। दूसरा बांस काट काट के पवरी नामक जल यंत्रा विशेष बनवावेगा। तीसरा उस जल यंत्रा से अंग्रेजों की आंख में धूल और पानी डालेगा। तो यहाँ पर जो बंगाली है वो कहता है कि एक व्यक्ति, ये हमारे नाटक में जो एक नाटक भारत उद्धार नाम से एक नाटक लिखा है, उस नाटक में कुछ उपाय बताए हैं, कई योजनाएं हैं। एक व्यक्ति जो स्वेज नहर में क्या करेगा, पत्थरों से उसे रोक देगा। दूसरा व्यक्ति बांस से क्या बनाएगा, जल यंत्र बनाएगा। और तीसरा क्या करेगा, अंग्रेजों की आंखों में धूल और पानी डालेगा। और ये पूरी तरह से देखें तो काल्पनिक योजना है। भारतेंदु यहाँ उन लोगों पर करारा व्यंग्य करना चाहते हैं इस पात्र के माध्यम से, जो बिना वास्तविक शक्ति और संगठन के केवल कल्पनाओं में देश को मुक्त कराने की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो संवाद है ये दिखाता है कि केवल भावुकता से देश को आजाद नहीं करवाया जा सकता, बल्कि संघर्ष करके ही देश को आजाद करवाया जा सकता है। उसके बाद महाराष्ट्रियन जो है वो क्या कहता है, नहीं नहीं, इस व्यर्थ की बात से क्या होना है, ऐसा उपाय करना जिससे फल सिद्ध हो, यानी ये बेकार की बात है, इससे हमें कोई फल प्राप्ति नहीं होगी। पहला देसी, आप ही आप, हाय, यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एकचित हो विद्या की उन्नति करो, कला सीखो, जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो, यानी सच में कुछ ऐसी उन्नति हो। यानी ये बात कोई नहीं करता कि सब ज्ञान प्राप्त करो, विद्या प्राप्त करो, क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। एडिटर, आप लोग नाहक इतना सोच करते हैं। हम ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि उसके देखते ही दुर्दैव भागेगा। कवि और हम ऐसी कविता करेंगे। तो यहाँ पर एडिटर कहता है उनको सांत्वना देते हुए कि तुम लोग बेवजह ही इतना परेशान हो रहे हो। हम अपने पत्र के माध्यम से ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि भारत दुर्दैव अपने आप यहाँ से भाग जाएगा। तो यहाँ इन संवादों के माध्यम से अगर हम देखें तो काल्पनिक क्रांति की योजना बन रही है, खोखली देशभक्ति दिखाई दे रही है। और जो देशभक्ति है या आजादी है, स्वतंत्रता है, वो केवल भाषण और लेखन तक ही सीमित रह गई है, यानी एक सीमित दायरा हो गया है। और भारतीयों की अव्यवहारिक सोच यहाँ पर स्पष्ट की गई है। आगे अगर देखें तो पहला देसी, पर उनके पढ़ने का और समझने का भी तो संस्कार किसको है, यानी उस जो आप लिखोगे, जो आप छापोगे, उससे ज्ञान प्राप्त करने का भी तो ज्ञान होना चाहिए, उसकी वास्तविकता को जानने का भी तो संस्कार होना चाहिए। नेपथ्य में से पर्दे के पीछे से आवाजें आती है, भागना मत, अभी मैं आती हूँ। सब डर के चौकन्ने यानी चौकन्ने से इधर उधर देखते हैं। दूसरा देसी बहुत डरकर, बाबा रे, जब हम कमेटी में चले थे तब पहले ही छींक हुई थी, यानी इस कमेटी में आने से पहले ही अपशकुन हो गया था, छींक आ गई थी, अब क्या करें। टेबल के नीचे छिपने का प्रयास करता है। डिसलॉयल्टी एक का प्रवेश होता है, यहाँ पर कौन आ जाता है, पात्र कौन है, डिसलॉयल्टी। डिसलॉयल्टी का मतलब क्या है, राजद्रोह। पहला राजद्रोह का प्रवेश या राजभक्ति का अभाव जिसे कह सकते हैं। सभापति, आगे से ले आकर बड़े शिष्टाचार से, आप क्यों यहाँ तशरीफ लाई हैं। डिसलॉयल्टी को कहता है कौन, सभापति। हम लोग सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार की सम्मति करने को नहीं एकत्र हुए, यानी हम किसी प्रकार सरकार के विरुद्ध नहीं हैं, हम लोग अपने देश की भलाई करने को एकत्र हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। ये कौन कह रहा है, सभापति कह रहा है। किसको कह रहा है, डिसलॉयल्टी को कह रहा है। तो यह मुख्य रूप से अगर देखें इनमें तो व्यंग्य किया गया है शिक्षित भारतीयों की कायरता पर, अंधविश्वास पर
राजनीतिक भय पर व्यंग्य किया गया है और अंग्रेजी शासन की दमनकारी मानसिकता पर। इसीलिए तो सभापति डर के कहते हैं कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं है, हम तो अपने देश की बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आगे अगर देखें तो डिसलॉयल्टी क्या कहती है, नहीं नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र हुए हो, हम तुमको पकड़ेंगे। बंगाली आगे बढ़कर क्रोध से, काहे को पकड़ेगा, कानून कोई वस्तु नहीं है, सरकार के विरुद्ध कौन बात हम लोग बोला, व्यर्थ का विभीषिका, यानी बेकार की बात कर रही हो, हमने सरकार के विरुद्ध क्या कहा है। ये किसको कह रहा है, बंगाली डिसलॉयल्टी को। बंगाली अपने साहस का परिचय यहाँ पर देता है और वो कानून के बारे में बात करता है, क्या कानून कोई वस्तु नहीं है, हम लोग सरकार के विरुद्ध कोई बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें तो डिसलॉयल्टी, हम क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है। कवि वचन सुधा नामक पत्रा में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात की थी, फिर क्यों उसे पकड़ने को हम भेजे गए, हम लाचार हैं। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है कवि वचन सुधा, उस पत्र के बारे में वो कहती है डिसलॉयल्टी कि उसमें सरकार के विरुद्ध कौन बात की थी। वास्तव में ये पत्रिका आप ध्यान रखें कि किसके द्वारा निकाली गई, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। और डिसलॉयल्टी का ये कथन दर्शाता है कि अंग्रेजी शासन पत्रकारिता और साहित्य पर भी संदेह करता है, चाहे लेखक प्रत्यक्ष विरोध ना करे, लेकिन फिर भी सरकार उसे क्या करती है, दबाने का प्रयास करती है। दूसरा देशी, टेबल के नीचे से रोकर, हम नहीं तमाशा देखने आए थे। महाराष्ट्रियन कहता है, हाय हाय, यहाँ के लोग बड़े भीरू और कापुरुष हैं, इसमें भय की कौन बात है, कानूनी है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। महाराष्ट्रियन ये कह रहा है कि यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं, ये सब कानूनी है। तो यहाँ पर राजनीतिक रूप से व्यंग्य किया गया है और उसमें अंग्रेजी शासन की दमनकारी की नीति पर व्यंग्य किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता पर नियंत्रण को स्पष्ट किया गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस प्रकार अंग्रेजों के अधीन हो गई है। भारतीयों की मानसिक गुलामी को देसी पात्रों के माध्यम से दिखाया गया है और हिंदी समाज की कायरता को भी यहाँ स्पष्ट किया गया है। सभापति, तो पकड़ने का आपको किस कानून से अधिकार है। सभापति किससे पूछता है, डिसलॉयल्टी से पूछता है कि आप किस कानून से पकड़ने के अधिकार से यहाँ पर आई है। डिसलॉयल्टी कहती है इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिमेच्छा नामक दफा से। हाकिमेच्छा यानी हाकिम की इच्छा, तो वो कहती है कि वो इसके माध्यम से क्या कहना चाहती है कि वास्तव में ऐसा कोई कानून नहीं है, बल्कि हाकिम की यानी अधिकारी की इच्छा है, उसी की इच्छा से मैं यहाँ पर आई हूँ। तो यहाँ अंग्रेजी शासन में कानून से ज्यादा महत्व किसको दिया गया, अधिकारियों को दिया गया, उनकी मनमानी को दिया गया। यदि सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति को राजद्रोही ठहरा सकती है। ऐसा ही अंग्रेजी सत्ता में निरंकुश शासन चल रहा था। यहाँ पर महाराष्ट्रियन कहता है, परंतु तुम, दूसरा देशी रोकर, हाय हाय भटवा, तुम कहता है अब मरे। महाराष्ट्रियन, पकड़ नहीं सकती, हमको भी दो हाथ दो पैर हैं, चलो हम लोग तुम्हारे संग चलते हैं, सवाल जवाब करेंगे कि हम अपने हक के बारे में बात करेंगे। ये कौन कह रहा है, महाराष्ट्रियन कह रहा है। बंगाली, हाँ चलो, ओ का बात पकड़ने की नहीं सकता कि तुम हमको पकड़ नहीं सकता। सभापति, चेयरमैन होने से पहले हम ही को उत्तर देना पड़ेगा, इसी से किसी बात में हम अगुआ नहीं होते कि हम चेयरमैन होने के नाते, क्योंकि हम सभापति हैं तो इसका उत्तर हमें ही देना पड़ेगा, यानी इसका उत्तरदायित्व हमें ही उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये शिक्षित वर्ग का प्रतीक है जो पद और सम्मान तो चाहता है लेकिन जोखिम और संघर्ष से बचना चाहता है। डिसलॉयल्टी, अच्छा चलो सब चलने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, जब इनका गिरती है। तो इसके साथ ही जो अंक 5 है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, पर्दा गिर जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इसके पात्रों के जो भारतेंदु जी इन पात्रों के माध्यम से जो उस समय की परिस्थितियों को स्पष्ट करना चाहते हैं वो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।